नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनू भट्ट और आपका स्वागत है इस क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पॉवर्टी स्टार्ट करे थे और मैंने आपको ये बताया था कि पुअर पर्सन कौन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि इनकम का लेवल लो होता है, कि वो फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेन होते हैं, या उनके फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की प्रॉब्लम्स होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। ये सारी चीज़ों पे बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में करी थी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि भाई पुअर को कैटेगराइज किया था मैंने, तो मैंने 4 तरीके से कैटेगराइज किया था उसको: ऑलवेज पुअर, यूजुअल पुअर, कैजुअल पुअर और नेवर पुअर। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे बात करी थी। तो हमने 2 बातें करी थी। एक बात करी थी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, जहां हमने कहा था कि भाई अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड किए बिना अगर पॉवर्टी निकालते हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन कहलाती है। और ये कंसेप्ट आपका किस में काम आता है? आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काम आता है या डेवलपिंग कंट्रीज में काम में आता है। उसके बाद मैंने आपसे बात करी रिलेटिव पॉवर्टी की। तो जब मैंने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ाई तो मैंने कहा कि भाई जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर अगर पॉवर्टी डिटरमाइन करते हैं तो वो पॉवर्टी क्या कहलाती है? रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी की जो कैलकुलेशन होती है, मेजरमेंट होता है, वो या तो गिनी कोएफिशिएंट से होता है या लॉरेंस कर्व से होता है। और ये जो कंसेप्ट होता है ये हमेशा किस में काम में लिया जाता है? आपके डेवलप्ड कंट्रीज में काम में लिया जाता है। इतनी हमारी बात लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। अब हम लोग बात करते हैं अगली बात पर कि भाई पॉवर्टी का जो पॉवर्टी लाइन है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, कि पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, पॉवर्टी लाइन, तो अगला मुद्दा हमारा क्या है? पॉवर्टी लाइन का मुद्दा है। ठीक है, कि भाई इस पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कैसे किया जाए, डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, कि भाई बीपीएल कौन होंगे, एपीएल कौन होंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है। एक तो कंजम्पशन का तरीका होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर का तरीका। तो पहला तरीका हमारा कौन सा है? कंजम्पशन का तरीका है। ठीक है, ये तरीके डिफाइन कैसे किए जाते हैं? देखिए, हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टास्क फोर्स या कमेटियां बनाती है। वो जो कमेटियां जो बनाई सरकार ने हैं, वो कमेटियां जिस तरीके की सिफारिश करती हैं उनके बेसिस पर ये क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया कहता क्या है कि भाई जो बंदा रूरल में, रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरिया में इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या रखी है? 2400 कैलोरी पर डे, पर डे। ठीक है, कि जो बंदा रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम करने में कैपेबल नहीं है, वो बंदा क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा या बीपीएल कहलाएगा। इसी तरीके से अर्बन एरिया में ये रिक्वायरमेंट कितनी है? 2100 कैलोरी पर डे। ठीक है, कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट है, कि इससे नीचे अगर जो इतना अगर जो आदमी कंज्यूम कर रहा है वो बीपीएल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो बंदा रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करने में कैपेबल नहीं है, या जो बंदा अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम करने में कैपेबल नहीं है, वो बंदा क्या कहलाएगा? बीपीएल कहलाएगा। ठीक है, यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कैपेबल नहीं। ठीक है, यानी कि उसके पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि वो 2400 कैलोरी पर डे रूरल एरिया में कंज्यूम कर पाए या 2100 कैलोरी पर डे अर्बन एरियाज में कंज्यूम कर पाए। हाँ, ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे जो कैपेबल है बट कंज्यूम नहीं करें। जैसे आपने देखा होगा कि लेडीज होती हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो फिगर कॉन्शियस होती हैं
और अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए डाइटिंग वाइटिंग का सहारा लेती रहती हैं। तो दे आर एबल टू कंज्यूम बट इंटेंशनली दे आर नॉट कंज्यूमिंग 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। तो उन लोगों को बीपीएल नहीं माना जाएगा जो कि कैपेबल है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने रूरल एरियाज में लिखा है 2400 कैलोरी पर डे और अर्बन एरिया में मैंने लिखा है 2100 कैलोरी पर डे। ये डिफरेंस क्यों है भाई? तो हमेशा ध्यान रखिए, रूरल एरियाज में ज्यादातर जो होता है वो फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है और एग्रीकल्चर के अंदर फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो वहां पे कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो चूंकि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क ज्यादा और कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, इसलिए रूरल एरियाज में कितना रखा गया है? 2400 कैलोरी पर डे रखा गया है। और अर्बन एरियाज में बिकॉज फिजिकल वर्क कम होता है, दैट्स वाई यहां पे कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है? 2100 कैलोरी पर डे रखी गई है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब इसके बाद अगली बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। तो देखिए, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया था दैट वाज इन 2011-12। 2009 में एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था तेंदुलकर कमेटी, कर कमेटी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर सुरेश तेंदुलकर। कौन था? सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। ये जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये एक्सपेंडिचर बेस्ड क्राइटेरिया सेट किया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि 816 पर मंथ इन रूरल, ठीक है, कितना? 816 रुपए पर मंथ, किसमें? रूरल एरिया में, और 1000 रुपए पर मंथ किसमें? अर्बन एरिया में। यानी कि जो बंदा 816 रुपए पर मंथ से कम खर्च करता है, किसमें? रूरल एरिया में, ठीक है, और 1000 रुपए पर मंथ से कम खर्च करता है किसमें? अर्बन एरियाज में, यानी कि खर्च नहीं कर सकता, उस बंदे को हम क्या मान के चलेंगे? बीपीएल मान के चलेंगे। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी दो बातें हैं। पहला तरीका कंजम्पशन का तरीका, दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर का तरीका। कंजम्पशन का तरीका क्या कहता है? भैया मिनिमम कितना चाहिए हमें? रूरल एरिया में चाहिए 2400 कैलोरी पर डे, इतना कंजम्पशन आपका होना चाहिए, और अर्बन एरिया में कितना होना चाहिए? 2100 कैलोरी पर डे अर्बन एरिया में चाहिए। अब आए हम एक्सपेंडिचर के बेस पर, तो भाई रूरल में कितना चाहिए? 816 रुपए पर मंथ, ठीक है, और अर्बन में कितना चाहिए? ठीक है, 816 तो किसमें हो गया? रूरल में, और 1000 रुपए पर मंथ हो गया आपका अर्बन एरिया में। इससे कम अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो बंदा क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको पर डे एक्सपेंडिचर पे निकाले तो बड़ी मजाक सी लगती है, ये गरीबों के साथ मजाक है, क्योंकि 816 रुपए पर मंथ का मतलब हो गया मोटा मोटी 26 रुपए पर डे, ठीक है। और इसको अगर लेके चले और 31 डेज का मंथ मान के चला जाए तो ये होता है 32 रुपीज पर डे। इसका मतलब रूरल एरियाज में जो व्यक्ति 26 रुपए पर डे खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है, उससे कम वाला गरीब है। और अर्बन एरिया में जो 32 रुपए पर डे से कम खर्च कर रहा है वो गरीब है, यानी कि 32 रुपए खर्च करने वाला भी क्या नहीं है? गरीब नहीं है, ठीक है। मजाक सी हो गई ना कि 32 रुपए में बेटा आप सब कुछ खा लो, ठीक है। 32 रुपए अगर आप कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं माने जाओगे पर डे। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे दो तरीके हैं पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब अगली बात हम लोग करते हैं पॉवर्टी के फैक्ट्स पर, ठीक है। यहां पर हम कुछ डेटा लेंगे जिसके अकॉर्डिंगली ये देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला डेटा, उनको आप स्टार लगा के लिखते जाइए, आपके एग्जाम के लिहाज से काफी काम का डेटा है। इंडिया की 21.9% पॉपुलेशन बीपीएल है, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन है। समझ आ गई बात कि इंडिया में पॉवर्टी का रेशियो कितना है? 21.9% है, ठीक है।
सेकंड बात, इंडिया में 3/4 पुअर पीपल, 3/4 ऑफ पुअर पीपल बिलोंग्स टू रूरल एरियाज। ठीक है कि इंडिया में 3/4 पुअर पीपल कहां से बिलोंग करते हैं? रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी बात है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरिया, तो इसलिए पॉवर्टी भी क्या है? रूरल एरियाज में ज्यादा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई रूरल एरियाज में पॉवर्टी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट वाइज। मैक्सिमम देखिए 3 स्टेट्स ले रहा हूं मैं जहां पर पॉवर्टी एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में पॉवर्टी इक्वली स्प्रेड नहीं है कि हर जगह 21.9% पॉपुलेशन है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 स्टेट्स ले रहा हूं मैं। नंबर 1 छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पर पॉवर्टी में आता है उड़ीसा और थर्ड नंबर पर आता है बिहार। ठीक है, उड़ीसा की 39% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, कितनी है? 39% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज बीपीएल। उड़ीसा में ये रेशियो 36% है। कितना है? 36% है। और बिहार में पॉवर्टी का रेशियो है 34%। ये 3 मोस्ट पुअर स्टेट्स हैं इंडिया में। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी में सबसे आगे कौन है? भाई छत्तीसगढ़ है, सेकंड नंबर पे कौन है? उड़ीसा है, थर्ड नंबर पे कौन है? बिहार है। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट सेकंड पे तो नहीं आता है, लेकिन हाँ थर्ड पे ये आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना भी डेटा मैंने लिया है ये सारा 2011-12 का है। 12 के बाद हिंदुस्तान में पॉवर्टी का मतलब क्योंकि प्लानिंग कमीशन डेटा रिलीज करता था, प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, और नीति आयोग ने अभी तक पॉवर्टी एस्टिमेट्स को रिलीज नहीं किया है। तो जितना भी डेटा अभी तक लिया गया है ये सारा कब का लिया गया है? 2012 का डेटा लिया हुआ है, आज का डेटा नहीं है ये। इस बात को पहले क्लियर कर लीजिएगा। अभी जो नेट वेट पे जो डेटा आते रहते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्लानिंग कमीशन और उसके बाद नीति आयोग, तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जारी करता था, वो खत्म हो चुका है, और नीति आयोग ने अभी तक पॉवर्टी एस्टिमेट्स डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, ये बात आ गई अपनी किस पे? पॉवर्टी के फैक्ट्स पे बात आ गई। ठीक है, इससे ज्यादा फैक्ट्स 11th क्लास के लेवल पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी चीज पर। ठीक है, व्हाट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो तीसरा हमारा कंसेप्ट है, तीसरा अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के हिंदुस्तान में रीजन क्या है, इस मुद्दे पर अब हमने बात करनी है। देखिए, पहला रीजन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, आप भी जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीन कंट्री है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि भारत को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कृषि प्रधान देश है। यानी कि यहाँ पर ज्यादातर आबादी जो है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या क्या है जिनकी वजह से गरीबी है? देखिए, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहां पर लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, लैंड होल्डिंग का मतलब खेतों का जो आकार है बहुत छोटा है। ज्यादातर यहां पर क्या है? सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? जिनकी लैंड 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, तो चूंकि जब लैंड का आकार आपका कम है तो बट नेचुरल सी बात है कि उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें दिक्कत आएगी किस चीज की?
रेवेन्यू की, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी कम होगी, नतीजा क्या होगा, गरीबी बढ़ती है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज देखो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में 45% एग्रीकल्चर एरिया ऐसा है जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसका मतलब 55% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ऊपर वाले की मेहर पे चलते हैं, अल्लाह मेहरबान बंदा पहलवान। ठीक है, अब जब आपकी डिपेंडेंसी मॉनसून पर हो गई तो आप कंप्लीटली क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। बरसात अच्छी हो जाएगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और ज्यादातर टाइम पे आपको पता है कि नेचर का इस समय अनबैलेंस रहता है। क्यों, कभी बरसात बहुत ज्यादा होगी तो फसल उजड़ गई, कभी बरसात नहीं हुई तो फसल उजड़ गई। अब जब एग्रीकल्चर में इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा निकलेगा ये कि प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी, नतीजा गरीबी बढ़ती है। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन का प्रेशर। देखिए आपने भी एक चीज देखा होगा कि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन या फैमिली साइज बड़ा होता है, स्मॉल होल्डिंग्स है और पॉपुलेशन उस पर क्या होती जा रही, कंटिन्यूअसली उस स्मॉल होल्डिंग्स पर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। आदमी काम करता दिख रहा है लेकिन उसका एक्चुअल प्रोडक्शन जीरो, अंडा, कोई काम नहीं कर रहा, वो दिख रहा है बस केवल। अब आप सोचो एक खेत में 4 लोगों के काम करने की जगह 20 लोग काम कर रहे हैं तो 16 क्या कर रहे हैं, 16 धरती पे बोझ है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो इनकम आएगी तो वो कितने में बटेगी, 20 में बटेगी। नतीजा पर कैपिटा इनकम जो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी हिंदुस्तान में रूरल एरियाज में बैंकिंग बहुत कम है, बैंकिंग फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। नतीजा क्या निकलता है कि किसानों को कर्जे के लिए मनी लेंडर्स के पास, मोटे साहूकार लाला के पास जाना पड़ता है। वो सबसे पहले क्या करता है, जमीन के कागज गिरवी रखता है और उसके बाद ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो किसान बेचारा ब्याज चुकाता ही निपट लेता है। ठीक है, और इवन यहां तक होता है कि उनकी फ्यूचर जनरेशन पर भी वो लोन ट्रांसफर हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, वो कमा बेसिकली अपने लिए थोड़ा, जितना एक तो पहले इनकम कम है ऊपर से लाला ले गया, तो उसके लिए सर्वाइवल का संकट ही पैदा हो जाता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान के किसान के बारे में क्या कहा जाता है, इंडियन फार्मर बॉर्न्स इन डेब्ट, लिव्स इन डेब्ट एंड डाइज इन डेब्ट। वो बेचारा ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है और ऋण में ही मर जाता है, इसीलिए वो क्या रह जाता है, गरीब रह जाता है। ठीक है, ये अगली प्रॉब्लम है आपकी। ठीक, 4 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर है। एग्रीकल्चर में ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से गरीबी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर गरीबी हटानी है, रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनकम नहीं आएगी, और जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पॉवर्टी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाती है। तो सेकेंड थिंग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम हमने बताई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल का कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जाना। देसी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ना, वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है।
तो जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता जाता है, देसी लैंग्वेज में समझे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी परचेजिंग पावर क्या होती चली जाती है, जिसको कहते हैं ना क्रय शक्ति, वो डे बाय डे क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और जैसे जैसे वो डिक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी पर कैपिटा मतलब आपकी परचेजिंग पावर, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें क्या होना शुरू हो जाएंगी, नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, और फिर गरीबी क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये हो गई। चौथी प्रॉब्लम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, इंडिया ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन एक्चुअली हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है वो अनइक्वल ग्रोथ है। जो ग्रोथ हुई, जो इनकम बढ़ी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ। इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो गया, रिच और रिच होता चला गया, क्योंकि जो रिसोर्सेस का सेंट्रलाइजेशन था, ये इनकम का सेंट्रलाइजेशन था, वो रिचर की तरफ ज्यादा होता चला गया। तो एक तरफ तो जो पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो लोग रिच हैं वो और ज्यादा क्या होते चले जाते हैं, रिच होते चले जाते हैं, और जो गरीब है वो और ज्यादा क्या होता चला जाता है, गरीब होता चला जाता है। नतीजा क्या होता है, देयर विल बी अ गल्फ, खाई बन जाती है किसकी, अमीर और गरीब के बीच की। ये हिंदुस्तान में आपके गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। चौथी चीज जो पांचवी चीज, यूनिवर्सल प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हिंदुस्तान क्या है, बेसिकली हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की जो स्पीड है, बहुत तेजी से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी। अब बिलीव कर सकते हैं, हिंदुस्तान की आबादी 1947 में 33 करोड़ थी, आज हम 135 करोड़ है। कितने साल हुए, 47 से 2020, ठीक है, 53 लगभग 70 साल के अंदर, 70-75 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ऊपर बढ़ गई। तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम का लेवल क्या होता चला जाता है, नीचे आता जाता है, और नीचे आएगा, इनकम की कमी होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी, तो क्या होती है, गरीबी आपकी बढ़ती चली जाती है। अब वैसे ही सोच लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर 17.4% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड की इनकम का 1.2% है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना बड़ा कारण है हिंदुस्तान में गरीबी के बढ़ने के लिए। अगली दिक्कत, ये पांचवा प्रॉब्लम हो गया। छठा प्रॉब्लम, दैट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ी उस रफ्तार से इकोनॉमी में ग्रोथ लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ग्रोथ लेवल जब नहीं बढ़ता है तो रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अब रिसोर्सेज उस रेशो में बढ़ेंगे नहीं, जब रिसोर्सेज उस रेशो में नहीं बढ़े तो बढ़ना जरूरी सी बात है, इनकम का लेवल नीचे जाएगा, और जब इनकम का लेवल नीचे जाएगा तो गरीबी बढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोशल कॉजेस। देखिए, आज भी हमारा समाज जो है वो बहुत जगह पर बैकवर्ड है। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए रह गए, बैकवर्ड रह गए। रीजन, उनको बेसिक्स मिले ही नहीं, तो वो उसी जीवन में जी रहे हैं। इनको हम आदिवासी बोलते नहीं बोलते। अभी उड़ीसा, बिहार, ये क्यों गरीब है, क्योंकि वहां आदिवासी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो गया, वो जो रिलीजियस कस्टम्स हैं इनके, उन्होंने इनको बाहर ही नहीं आने दिया। आज भी वही जातिवाद और छुआछूत और ये और वो सारी चीजें इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। जब ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं। मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो वो जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका ये पार्ट नहीं बनेंगे, तो इनकी इनकम का लेवल नहीं बढ़ेगा। जब इनकी इनकम का लेवल नहीं बढ़ेगा तो ये बेचारे गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट, पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी विचित्र है। विचित्र किस सेंस में है कि हम जिस चीज पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इंटेंसिटी देनी चाहिए, उस चीज को हमने केवल राजनीति करने का एक जरिया मान लिया।
हमने इसको कभी प्रॉब्लम माना ही नहीं, नेताओं ने कभी इसको प्रॉब्लम ही नहीं माना कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये राजनीति करने का जरिया है, राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया। 1980 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा देकर के इंदिरा गांधी सरकार में आई और आज 2020 हो गए, हर पार्टी एक सूत्र पे काम करती है, गरीबी हटाओ। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, आज तक हट गई क्या? रीजन क्या है? हम केवल इस इशू पर राजनीति करते रहे। हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, दूसरा कहता है मैं सत्ता में आया तो गरीबी हटाऊंगा, तीसरा कहता है मैं सत्ता में आया तो गरीबी हटाऊंगा। तो भाई हटेगी कब? जब तुम चाहोगे तब हटेगी। ये हटाना ही नहीं चाहते, ये इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम आएंगे तो फिर पैसा आएगा तो करप्शन भी होता है, जुगाड़ भी लगाया जाता है, सारे जुगाड़ होते हैं। तो अल्टीमेटली एक जो कहते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है, तब तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। और हम उसको कंटिन्यू लेकर के चलते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर यही किया गया है कि इसको प्रॉब्लम ना मान करके क्या मान लिया गया, एक पॉलिटिकल टूल मान लिया गया, जिसके सहारे हम अपनी जिंदगी, पॉलिटिकल जिंदगी को कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी हिंदुस्तान में बढ़ी है या जनरेट हुई। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी के इफेक्ट्स क्या होते हैं और पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ठीक है। आई होप मुझे आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जो भी आप वीडियो देखें उसको पूरा देखा कीजिए ताकि कंसेप्ट को आप समझ पाए। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच।